जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर कोर्स कोड 8615 के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर के आगाज़ से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लेक्चर में हम पर्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कि पर्ट क्या होता है, ये कैसे डेवलप किया जाता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्ट क्या है। PERT is a planning and controlling tool used for defining and controlling the tasks that are necessary to complete the project। यानी हम शुरू से ही प्लानिंग टूल ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से PERT भी एक टूल है। फिर क्या है कि PERT चार्ट्स एंड CPM चार्ट्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। हमने PERT से पहले CPM पढ़ा था। PERT और CPM तकरीबन एक जैसे हैं, उनमें सिर्फ फ़र्क एक ही है कि जब हम टास्क के साथ टाइम एस्टीमेट करते हैं तो टाइम एस्टीमेशन का जो प्रोसेस है PERT के अंदर वो CPM से डिफरेंट है। वो प्रोसेस क्या है आगे चल के देखते हैं। दोनों चार्ट्स जो हैं ये टोटल प्रोजेक्ट को डिपिक्ट करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रोजेक्ट में कितने टास्क आ रहे हैं, उनमें से सीक्वेंशियल कौन से हैं, पैरेलल कौन से हैं। तो ये दोनों मकासद जो हैं, यानी ये सारे मकासद जो हैं, ये दोनों चार्ट जो हैं, हमने जो पहले CPM पढ़ा था वो भी हल करता है और PERT भी ये चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है PERT की, उसे हम प्रोजेक्ट नेटवर्क कहते हैं। अब देखते हैं कि PERT को डेवलप करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एंड माइलस्टोन। अब शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, PERT में भी CPM में भी पढ़ा, उससे पहले गैंट चार्ट में भी पढ़ा था कि हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर जितने टास्क हमने परफॉर्म करने होते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी होती है, उसको उनको आइडेंटिफाई करना होता है। इसी तरह PERT के लिए भी हमने तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और साथ साथ हमने माइलस्टोन भी आइडेंटिफाई करने हैं। अब माइलस्टोन वो पॉइंट होता है जहाँ एक एक्टिविटी ख़त्म होती है और दूसरी वहाँ से शुरू होती है। आगे चल के देखेंगे कि टास्क को किस तरह हम जाहिर करते हैं नेटवर्क के अंदर, और एक्टिव जो उसका है अपना माइलस्टोन है उसको किस सिंबल से हम जाहिर करते हैं। उसके बाद है कि डिटरमिन द प्रॉपर सीक्वेंस। जब हमने तमाम टास्क देख लिए कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, तो फिर उसके बाद सीक्वेंस की बारी आती है। उनमें हमने देखना है कि कौन सा टास्क पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन से पैरेलल चलेंगे, इस चीज़ का भी फैसला करना होता है। जब हमें इन दो चीज़ों का पता चल जाए, उनके सीक्वेंस का भी पता चल जाए और टास्क भी आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि नेटवर्क डायग्राम उससे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेटवर्क डायग्राम जब हम बनाते हैं उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एरो से शो करते हैं और जो माइलस्टोन होते हैं या बबल होते हैं उनको हम सर्कल से शो करते हैं। अब जो चौथा स्टेप है, जब हमने वो ड्रा कर लिए तो फिर हमने हर टास्क के साथ साथ उसका टाइम एस्टीमेट करना है। तो अब PERT में एक खूबी ये है कि PERT जो गैर की यकीनी सूरत हाल है उसको भी कंसिडर करता है कि अगर प्रोजेक्ट का कोई टास्क किसी वजह से डिले हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए जो PERT में टाइम एस्टीमेट करने की जो टेक्निक है उसमें तीन चीज़ें हम काउंट करते हैं। सबसे पहले है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसके बाद है मोस्ट लाइकली टाइम और फिर है पेसिमिस्टिक टाइम। इन तीनों टाइम की मदद से फिर हम एक्सपेक्टेड टाइम किसी भी टास्क का हम वो एवेलुएट करते हैं। अब ऑप्टिमिस्टिक का टाइम क्या है कि ये एक आइडियल टाइम है कि कोई भी एक्टिविटी करने में, कोई भी टास्क परफॉर्म करने में कोई रुकावट नहीं आती, बिल्कुल स्मूथली हो जाता है और रैपिडली हो जाता है, वो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम वो होता है कि जो आम रूटीन में एक एवरेज टाइम, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इस टाइम को इस टास्क को मुकम्मल करने में इतना टाइम लगेगा, उससे हम कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। यानी ये आइडियल से ज़रा ज़्यादा होता है। शुरू में जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है उससे इसकी मकदार ज़्यादा होती है। उसके बाद है पेसिमिस्टिक टाइम, ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम होता है। किसी भी एक्टिविटी को डिले करने के बाद जो मैक्सिमम उस पर टाइम लग सकता है, ये वो टाइम होता है। तो अब यहाँ पे हम तीन किस्म के टाइम देख चुके हैं। क्विक तरीन टाइम भी देख लिया हमने, लॉन्गेस्ट तरीन भी देख लिया और जो दरमियान में फॉल करता है उसे भी देख लिया। अब इन तीनों की मदद से हम टाइम जो कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एनी टास्क और एनी एक्टिविटी, उसका क्या फार्मूला होगा कि एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम।
प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, इन सब को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड करेंगे और फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो एक्सपेक्टेड टाइम होगा। जो 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम है यानी उसको 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को 1 टाइम काउंट करना है और मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है और फिर पेसिमिस्टिक टाइम को जो है वो भी 1 टाइम इसमें ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड करेंगे और फिर एक्सपेक्टेड टाइम वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद क्या है कि जब हमने डायग्राम भी बना ली, टाइम भी एलोकेट कर दिया हर टास्क का, तो फिर हमने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल पाथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी नेटवर्क में वो पाथ जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो क्रिटिकल पाथ होता है। आगे जब डायग्राम देखेंगे वहाँ पे भी हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा बनता है। क्रिटिकल पाथ से हमें ये एडवांटेज मिलता है कि जो पाथ से हटके एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिटिकल पाथ से हटके, उनको फ्लोट टाइम मिल जाता है, उनको फालतू टाइम मिल जाता है। वो अगर थोड़ी बहुत डिले भी हो जाए तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले नहीं होता। आगे डायग्राम में देखेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटी हैं जो क्रिटिकल पाथ पे फॉल नहीं करती और उनको फ्लोट टाइम मिल सकता है। आप देखिए इस स्लाइड पर ये स्टेप 6 जो है, जब हमने सारा नेटवर्क कंप्लीट कर लिया है तो अब जब हम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो हर टास्क पे जो टाइम लगता है उसको फिर एक्चुअली इस पे हम लिखते हैं और एस्टिमेटेड टाइम को रिप्लेस करते जाते हैं। जो हम प्रोजेक्ट को आगे, प्रोजेक्ट के अंदर टास्क के साथ साथ आगे चलते हैं, एक टास्क कंप्लीट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो हम जो एक्चुअल टाइम उस पर लगता है हर टास्क पे उसको लिखते हैं और जो एस्टिमेटेड टाइम होता है यानी उसको रिप्लेस करते जाते हैं। और अगर आप देखते हैं कि किसी एक्टिविटी में डिले हो रहा है तो फिर आप एडिशनल रिसोर्सेज का बंदोबस्त करके कोशिश करते हैं कि उस टास्क को गिवन शेड्यूल के अंदर ही कंप्लीट किया जाए। तो इस तरीके से हमारा जो PERT नेटवर्क है वो एक तरीके से दोबारा हमें डेवलप यानी हो जाता है, पहले से मॉडिफाई हो जाता है। अब ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें देखें कि जो सर्कल हैं वो शो कर रहे हैं आपके माइलस्टोन को और एरो शो कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ को या टास्क को। अब यहाँ पे 10 से यूँ समझ लें कि आपका ये PERT स्टार्ट हो रहा है और 50 पे इसका एंड हो रहा है। और इसमें देखें कि 3 पाथ हमें नज़र आते हैं। पहला पाथ है 10 से स्टार्ट करें 20 तक, ये एक्टिविटी ए है, फिर 20 से 40 तक एक्टिविटी सी है, फिर 40 से 50 तक एक्टिविटी एफ है। तो ये एक पाथ बन गया। इसका साथ जो टाइम लिखा हुआ है, टाइम वीक्स में लिखा हुआ है, इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं कि एक्टिविटी ए का 3 वीक है, उसके बाद एक्टिविटी सी का 1 वीक है और एक्टिविटी एफ का 3 वीक है। इनको ऐड करें 3 + 1 + 3 7 वीक इस पाथ पे बनते हैं। और दूसरा पाथ क्या है 10 20 50, यानी एक्टिविटी ए या टास्क ए प्लस टास्क डी, इनके टाइम को अगर ऐड करें तो 3 + 2 5 वीक बनते हैं। ऊपर वाले पहले हमारे पाथ में 7 वीक बनते थे, इसमें 5 वीक बनते हैं। अब तीसरा जो पाथ है 10 30 50, यानी एक्टिविटी बी और एक्टिविटी ए, इनके टाइम को अगर ऐड करें तो 4 + 2 6 वीक बनते हैं। तो सबसे पहले वाला जो पाथ था जिस पे 7 वीक बनते हैं वो हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। और बाकी जो 2 एक्टिविटी आपके साथ नज़र आती हैं क्रिटिकल पाथ से हट के, एक्टिविटी डी भी है, बी भी है, ई भी है, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें फ्लोट टाइम हमें मिल सकता है। अगर ये थोड़ी बहुत डिले हो भी जाए तो हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अब देखते हैं कि PERT की बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट ये है कि इम्प्रूव प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। जब हम PERT पे बार बार काम करते हैं तो हमारे एस्टिमेशन की, रिसोर्स एलोकेशन की हमारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाती है और हमारी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नंबर 2 है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेपिटेटिव प्लानिंग पैटर्न विच कैन बी फॉलोड इन अदर प्रोजेक्ट्स। ओके, जब आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं PERT के तहत, PERT प्लानिंग के टूल के तहत, तो फिर आप वो PERT नेटवर्क है किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिमिलर नेचर का होता है। उसमें हमें मदद मिलेगी, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी एस्टिमेशन भी पहले से बेहतर होगी। उसके बाद नंबर 3 है कि एबिलिटी टू सी एंड दस रीशेड्यूल एक्टिविटीज़ टू रिफ्लेक्ट इंटर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज एंड रिसोर्स लिमिटेशन। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट पे इधर PERT काम कर रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट पे आपने PERT बनाया हुआ है, तो दोनों PERT की मदद से आपको पता होता है कि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं तो मैंने किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप PERT को ऐसे प्लान करते हैं कि एक तरफ अगर ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो दूसरे जो PERT आपका प्रोजेक्ट है उस पर ज़रा आप यानी काम कम रखेंगे ताकि रिसोर्सेज आप वहाँ पे कम अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से रिसोर्स को बेहतर मैनेज करने के लिए आप एक से ज़्यादा अगर आपके पास PERT पड़े हुए हैं और प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो रिसोर्स को मैनेज करने के लिए उनको शफल करने में आपको आसानी होती है।
और लास्ट में जो लास्ट में इसका बेनिफिट है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, यानी हमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का टाइम पहले पता चल जाता है कि एस्टिमेट बन जाता है कि हमने इतने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा आज PERT के बारे में। कल इंशाल्लाह यानी इसमें लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो जाते हुए फिर क्या, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।